यूसी साहब की किताब आब गुम से एक मजमून आपके समातों की नज़र। यादिश बखैर ज़िक्र हमारे यार तरहदार बशारत अली फ़ारूक़ी के खुसर का है, लिहाजा तारुफ कुछ उन्हीं की ज़बान से अच्छा मालूम होगा। हमने तो बारहा सुना, अब आप भी सुनिए। वो हमेशा से मेरे कुछ न कुछ लगते थे। जिस जमाने में खुसर नहीं बने थे तो फुफा हुआ करते थे, और फुफा बनने से पहले मैं उन्हें चचा हुजूर कहा करता था। इससे पहले भी यकीनन वो कुछ ना कुछ लगते होंगे, मगर उस वक्त तक मैंने बोलना नहीं सीखा था। दरअसल हमारे यहाँ कानपुर और मुरादाबाद में रिश्ते नाते उबली हुई सेवइयों की तरह पेच दर पेच उलझे और गुथे होते हैं। ऐसा जलाली, ऐसा मगलूबुल गज़ब आदमी जिंदगी में नहीं देखा। बारे उनका इंतकाल हुआ तो मेरी उम्र आधी इधर आधी उधर 40 के लगभग तो होगी, लेकिन साहिब जैसी दहशत उनकी आंखें देखकर छुटपन में होती थी, वैसी ही ना सिर्फ उनके आखिरी दम तक रही बल्कि मेरे आखिरी दम तक भी रहेगी। बड़ी बड़ी आंखें अपने साकिट से बाहर निकली पड़ती थी, लाल सुर्ख, बिल्कुल खूने कबूतर। लगता था बड़ी बड़ी पुतलियों के गिर्द लाल डोरों से अभी खून के फव्वारे छूटने लगेंगे और मेरा मुंह खूनम खून हो जाएगा। हर वक्त गुस्से में भरे रहते, जाने क्यों। गाली उनका तकिया कलाम थी, और जो रंग तकरीर का था वही तहरीर का के रख हाथ निकलता है धुआं मग़ज़ कलम से। ऐसे मौकों पर जबान से तो कुछ न कहते, लेकिन चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन लाते कि कद्दे आदम गाली नजर आते। किसकी शामत आई थी कि उनकी किसी भी राय से इख्तिलाफ कर लेता। इख्तिलाफ तो दूर, अगर कोई शख्स महज डर के मारे उनकी राय से इत्तिफाक कर लेता तो फौरन अपनी राय तब्दील करके उसके उल्टे सर हो जाते। अरे साहिब, बात और गुफ्तगू तो दूर की बात है, बाज औकात महज सलाम से मुश्तइल हो जाते थे। आप कुछ भी कहें, कैसी ही सच्ची और सामने की बात कहें, वो इसकी तरदीद ज़रूर करेंगे। किसी की राय से इत्तेफाक करने में अपनी सुबकी समझते थे। उनका हर जुमला नहीं से शुरू होता था। एक दिन कानपुर में बड़े कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, मेरे मुंह से निकल गया, आज बड़ी सर्दी है। कहने लगे, नहीं, कल इससे ज्यादा पड़ेगी। वो चचा से फूफा बने और फूफा से खुसरुल हज़र, लेकिन मुझे आखिरी वक्त तक निगाह उठाकर बात करने की जसारत ना हुई। निकाह के वक्त वो काजी के पहलू में बैठे थे। काजी ने मुझसे पूछा, कबूल है? अब उनके सामने मुंह से हाँ कहने की जुर्रत ना हुई, बस अपनी थोड़ी से दो मुअद्दबाना ठूंगे मार दी, जिसे काजी और क़िबला ने रिश्ता मुनाकात के लिए नाकाफी समझा। कड़क कर बोले, लौंडे, बोलता क्यों नहीं? डांट से मैं नर्वस हो गया। अभी काजी का सवाल भी पूरा नहीं होता, जी हाँ कबूल है। आवाज यकलख्त इतने जोर की निकली कि मैं खुद चौंक पड़ा। काजी उछलकर सेहरे में घुस गया, हाजिरीन खिलखिलाकर हंसने लगे। अब क़िबला इस पर भिन्ना रहे हैं कि इतने जोर की हाँ से बेटी वालों की हेटी होती है। बस तमाम उम्र उनका यही हाल रहा, और मैं तमाम उम्र करबे क़राबत दारी और क़ुर्बत कहरी दोनों में मुब्तला रहा। हालांकि इकलौती बेटी बल्कि इकलौती औलाद थी और बीवी को शादी के बड़े अरमान थे, लेकिन क़िबला ने माइयों के दिन ऐन उस वक्त जब मेरा रंग निखारने के लिए उबटन मला जा रहा था, कहला भेजा, दूल्हा मेरी मौजूदगी में अपना मुंह सेहरे से बाहर नहीं निकालेगा। 200 कदम सवारी से उतर जाएगा पहले और पैदल चलकर अक़्दगाह तक आएगा। अक़्दगाह उन्होंने इस तरह कहा जैसे अपने फैज साहब कत्लगाह का जिक्र करते हैं। और सच तो यह है साहिब के क़िबला की दहशत दिल में ऐसी बैठ गई थी कि मुझे तो उरूसी छपरघट भी फांसी घाट मालूम हो रहा था। उन्होंने ये शर्त भी लगाई कि
बाराती पुलाव जर्दा ठूसने के बाद ये हरगिज नहीं कहेंगे कि गोश्त कम डाला और शक्कर डेवड़ी नहीं पड़ी। खूब समझ लो, मेरी हवेली के सामने बैंड बाजा हरगिज नहीं बजेगा। और अगर तुम्हें रंडी नचवानी है तो ओवर माय डेड बॉडी अपने कोठे पर नचवाओ। किसी जमाने में राजपूतों और अरबों में लड़की की पैदाइश नहूसत और कहर इलाही की निशानी तस्वुर की जाती थी। उनकी गैरत ही कैसे गवारा करती कि उनके घर बारात चढ़े। दामाद के खौफ से वो नौजायदा लड़की को जिंदा गाड़ आते थे। किबला इस वैश्याना रस्म के खिलाफ थे, वो दामाद को जिंदा गाड़ देने के हक में थे। चेहरे, चाल और तेवर से कोतवाले शहर लगते। कौन कह सकता था कि बांस मंडी में इनकी इमारती लकड़ी की एक मामूली सी दुकान है। निकलता हुआ कद, चलते तो कद, सीना और आंखें तीनों बैक वक्त निकाल के चलते। अरे साहब क्या पूछते हैं, अव्वल तो उनके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती थी, और कभी जी कड़ा करके देख भी लिया तो बस लाल भभूका आंखें ही आंखें दिखती थी। निगाहे गर्म से एक आग टपकती है असद। वल्लाह हर वक्त झिल्लाते तनतनाते रहते। मिजाज, जबान और हाथ किसी पर काबू ना था। दायमी तैश से लर्जा बरंदाम रहने के सबब ईंट, पत्थर, लाठी, गोली, गाली किसी का भी निशाना ठीक नहीं लगता था। गची गची मूछें जिन्हें गाली देने से पहले और बाद में ताव देते। आखिरी जमाने में भवों को भी ताव देने लगे थे। गठा हुआ कसरती बदन मलमल के कुर्ते से छलकता था। चुनी हुई आस्तीन और उससे भी महीन चुनी हुई 2 पल्ली टोपी। गर्मियों में खस का इत्र लगाते। कीकरी की सिलाई का चूड़ीदार पाजामा। चूड़ियों की ये कसरत के पाजामा नजर नहीं आता था। धोबी अलगनी पर नहीं सुखाता था, अलहदा बांस पर दस्ताने की तरह चढ़ा देता था। आप रात के 2 बजे भी दरवाजा खटखटाएं तो चूड़ीदार ही में बरामद होंगे। वल्लाह मैं तो यह भी तसव्वुर करने की जरूरत नहीं कर सकता कि दाई ने उन्हें चूड़ीदार के बगैर देखा होगा। भरी भरी पिंडलियों पर खूब खपता था। हाथ के बुने रेशमी इजारबंद में चाबियों का गुच्छा झंझनाता रहता। जो ताले बरसों पहले बेकार हो गए थे उनकी चाबियां भी इस गुच्छे में महफूज थीं। हद यह है कि उस ताले की चाबी भी थी जो 5 साल पहले चोरी हो गया था। उस चोर का बरसों चर्चा रहा, इसलिए कि चोर सिर्फ ताला, पहरा देने वाला कुत्ता और उनका शजरा नसब चुरा कर ले गया था। फरमाते थे इतनी जलील चोरी जरूर कोई रिश्तेदार ही कर सकता है। आखिरी जमाने में ये इजारबंदी गुच्छा बहुत वजनी हो गया था और मौका बेमौका फिल्मी गीत के बाजूबंद की तरह खुल खुल जाता। कभी झुककर गर्मजोशी से मुसाफा करते तो दूसरे हाथ से इजारबंद थामते। मई जून में टेम्परेचर जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता और मुंह पर लू के थपेड़े पड़ने लगते तो पाजामे से एयर कंडीशनिंग कर लेते। मतलब ये कि चूड़ियों को घुटनों घुटनों पानी में भिगोकर सर पर अंगोछा डाले तरबूज खाते। खसखाना और बर्फाब कहां से लाते, उसके मोहताज भी न थे। कितनी ही गर्मी पड़े दुकान बंद नहीं करते थे। कहते थे मियाँ ये बिजनेस तो पेट का धंधा है। जब चमड़े की झोपड़ी में आग लही रहो तो क्या गर्मी क्या सर्दी। इसके बावजूद वो खींचा खींचा दोबारा उन्हीं की दुकान के पास आता, इसलिए कि जैसी उम्दा लकड़ी वो बेचते थे वैसी सारे कानपुर में कहीं नहीं मिलती थी। फरमाते थे अरे दागी लकड़ी बंदे ने आज तक नहीं बेची। लकड़ी और दागदार, अरे दाग तो 2 ही चीजों पर सजता है, दिल और जवानी। तंबाकू क़िवाम खरबूजे और कढ़े हुए कुर्ते लखनऊ से, हुक्का मुरादाबाद और ताले अलीगढ़ से मंगवाते थे।
हलवा सोहन और डिप्टी नजीर अहमद वाले मुहावरे दिल्ली से, दांत गिरने के बाद सिर्फ मुहावरों पर गुजारा था। गालियां अलबत्ता मकामी बल्कि खाना साज देते, जिनमें सलासत और रवानी पाई जाती, तवाज़ात लेकिन बलागत से खाली, बस जुग्राफिया सा खींच देते थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बाहर निकलते तो हाथ में पान की डिबिया और बटवा रहता। बाजार का पान हरगिज नहीं खाते थे। कहते थे, अरे मियाँ, बाजारी पान सिर्फ रंडवे, तमाशबीन और बंबई वाले खाते हैं। साहिब, ये नफासत और परहेज भी मैंने उन्हीं से सीखा। डिबिया चांदी की, नक्शीन, भारी, ठोस, जिसमें जगह जगह डेंट नजर आते थे, जो इंसानी सरों से तसादुम के बाइस पड़े थे। तैश में अक्सर पानों से भरी डिबिया फेंक मारते। बड़ी देर तक यही पता नहीं चलता था कि मजरूब के सर और चेहरे से खून निकल रहा है या बिखरे पानों की लाली ने रगड़वाया। बटवे खास तौर पर आपकी जाए पैदाइश रियासत टोंक से मंगवाते थे। कहते थे, अरे साहब, वहां के पटवे ऐसे डोरे डालते हैं कि एक जरा घुंडी को झूठो हाथ लगा दो तो बटवा आप या आप मुसाहिबों की बाछों की तरह खिलता चला जाता है। बहुत शुक्रिया।